एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 24 फनी स्टोरी। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी, जब भी आप इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाए, जिससे कि आपके पास हमारे आने वाली स्टोरीज और पोएट्री का नोटिफिकेशन मिल सके। सरदार का हुक्म। एक दीवार की ओट से राहुल काफी देर तक संकल्प को देखता रहा। वह बहुत बेचैन था। वह बार बार सुनी निगाहों से उस दिशा की ओर देख रहा था जिधर लखना अपने साथियों के साथ गया। राहुल को लगा संकल्प उसकी सुरक्षा के लिए परेशान है। उसे अपने सुरक्षित होने की खबर कर देनी चाहिए। उसने समीप पड़ा एक छोटा सा कंकर उठाया और निशाना ताकाकर संकल्प को मार दिया। कंकर पड़ते ही संकल्प ने पहले सिर उठाकर सामने देखा, फिर दीवार की ओर से झांक रहे राहुल को देखकर हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ। राहुल ने उसे बैठने का इशारा किया तो संकल्प को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह सकपका कर बैठ गया। संकल्प को अपनी शक्ल दिखाकर राहुल फिर से दीवार के पीछे छुप गया था, इसलिए दादा उसे नहीं देख पाया। लेकिन उसकी अनुभवी आंखों ने संकल्प के हड़बड़ा कर खड़े होने और उसके चेहरे पर चंद क्षणों में आए भाव को पढ़ लिया था। उसने चिल्लाते हुए अपने साथियों से कहा, उधर दीवार के पीछे कोई खास बात? दौड़कर देखो क्या है। आदेश मिलते ही दो डाकू अपनी बंदूक संभालते उधर दौड़ पड़े। राहुल ने उस समय गजब की फुर्ती और बुद्धिमानी का परिचय दिया। वह जानता था कि पुराने किले के अनजान रास्तों पर भागकर वह अपने को नहीं बचा सकता, इसलिए वह उछलकर उसी जगह पर बने हुए एक छज्जे को पकड़कर चमगादड़ की तरह चिपक गया। दौड़ते हुए डाकू उसके नीचे से निकल गए। राहुल दम साधे वहीं चिपका रहा। थोड़ी देर में दोनों डाकू वापस लौट आए और दादा से बोले, यहाँ तो कोई नहीं है। जाने क्यों मुझे लगा कि उधर कोई है। दादा बड़बड़ाया, आप परेशान मत हो, वह छोकरा चाहे कितना भी विशाल क्यों ना हो, लखना के हाथों बच नहीं सकता। वह उसे लेकर आता ही होगा। एक डाकू ने कहा। दादा ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। एक लंबी सांस लेकर वह खामोश हो गया। छज्जे से लटके लटके राहुल के हाथ दर्द करने लगे थे। वह नीचे उतरा और विपरीत दिशा में चल दिया। सोचा रात के अंधेरे में वापस आकर संकल्प को छुड़ाने की कोशिश करेगा। अभी वह मुश्किल से 20 मीटर आगे बढ़ा होगा कि ये आदमी के आने की आहट सुनाई पड़ी। राहुल दौड़ते हुए दाएं तरफ जा रही गली में घुस गया, लेकिन अगले ही पल उसकी सांस अटक गई। सामने हाथ में बंदूक थोमे लखना खड़ा हुआ था। उसे देखकर भयानक हंसी हंसते हुए बोला, इस किले की गलियों को तुम भूल भुलैया समझो, उनके रास्ते हमारे अलावा और कोई नहीं जानता। राहुल ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया और पीछे मुड़कर भागा। इस बार वह दाई गली में मुड़ गया, लेकिन उधर भी दो डाकू बंदूक लिए खड़े थे। बिना एक पल गवाए तेजी से पीछे पलटकर फिर से एक गली में मुड़ गया, लेकिन ये गली उस दलान में निकलती थी जहां दद्दा और संकल्प बैठे हुए थे। इससे पहले कि राहुल फिर भाग पाता, लखना ने दबोच लिया और लातों से बुरी तरह पीटने लगा। किले की दीवार उसकी चीखों से गूंजने लगी। बस कर छोटे, छोड़ दे उसे। दादा ने हाथ उठाकर रुक जाने का इशारा किया। दादा, आज पहली बार किसी ने हमारे अड्डे के भीतर घुसने का साहस किया, इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, लखना ने कहा और फिर पागलों की तरह राहुल को पीटने लगा। संकल्प को देखा नहीं गया। वह राहुल को बचाने दौड़ा, लेकिन लखना ने उसको भी लात जमा दी और फिर उसे पीटने लगा। छोटे, रुक जाओ, दादा ने चिल्लाते हुए कहा। क्या आज तुम्हें याद नहीं रहा? हमारे दल का नियम है कि हम अकारण औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाते। लखना ने दादा की बात का कोई महत्व नहीं दिया और दोनों को पहले की तरह पीटता रहा। ये देख दादा की आंखें लाल अंगार हो गई। उसने दहाड़ते हुए कहा, लखना, ये तुम्हारे भाई का नहीं बल्कि सरदार का हुक्म है। इन लड़कों को छोड़ दो। लखना ने हड़बड़ा कर राहुल और संकल्प को छोड़ दिया। दोनों एक दूसरे के गले लिपटकर उनकी आंखों से गिर रहे आंसू एक दूसरे को सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे। लखना ने दोनों को छोड़ दिया, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी असंतुष्टि के भाव छाए हुए थे। दादा सधे कदमों से उसके पास पहुंचा और गंभीरता में बोला, छोटे,
मैंने अपने बाग दल की बागडोर तुम्हारे हाथों में सौंपने का निर्णय लिया था। लेकिन अगर तुमने दोबारा मेरे नियमों को तोड़ने की कोशिश की तो मुझे अपने फैसले पर विचार करना होगा। ये सुन लखना के चेहरे के भाव अचानक ही बदल गए। वह हाथ जोड़ते हुए बोला, मैंने जब से होश संभाला है बाप की जगह आपको ही देखा। मेरा आपकी हुक्मदली करने का कोई इरादा नहीं था, बस इस पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। मैं अपनी गलती के लिए माफी चाहता हूँ। ठीक है, अगर सरदार बनना है तो अपने क्रोध पर काबू करना होगा। दादा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर अपनी चारपाई की ओर चल दिया। संकल्प बहुत ध्यान से दोनों भाइयों का संवाद सुन रहा था। उससे रहा नहीं गया और वह व्यंग भरे अंदाज में बोला, वाह दादा, नाटक अच्छा कर लेत हो। क्या मतलब? दादा पीछे पलटकर गुर्राया। बच्चों का अपहरण करवाने का धंधा करते हो। थोड़ी देर पहले अपने भाई को, मेरे दोस्त को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया था और अब सिद्धांतवादी होने का दावा कर रहे हो। ये नाटक नहीं तो और क्या है? संकल्प के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कान तैर गई है। ये सुन दादा के चेहरे पर दर्द की रेखाएं उमड़ आई। अपनी आंखों को बंद कर उसने जबड़े को भींच लिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर कोई संघर्ष चल रहा है। चंद क्षणों बाद उसने अपनी पलकें खोली और लाल लाल आंखों से संकल्प को घूरते हुए पूछा, ये बताओ कि तुमने कभी चींटी को मारा? चींटी मारने से भला मेरे सवाल का क्या मतलब है? संकल्प ने टोका, तुम केवल इतना बताओ कि तुम चींटी को मारते हो कि नहीं। दद्दा बुरी तरह दहाड़ उठा। चींटी जैसे निरीह प्राणी को भला कोई मरता है जो मैं मरूंगा? संकल्प ने हड़बड़ाते हुए कहा। दादा का क्रोध देख वह डर गया था, लेकिन वही निरीह चींटी जब अचानक तुम्हारे शरीर के किसी अंग पर काट ले तो तुम्हारा हाथ अचानक उस अंग पर पड़ जाता है कि नहीं? दादा ने पूछा। पड़ जाता है, संकल्प ने हामी भरी और उससे वह चींटी मर जाती है, दादा ने कहा। फिर सांस भरते हुए बोला, बिल्कुल उसी तरह जब तुम्हारे दोस्त से हमारे अड्डे तक पहुंचने की खबर मिली तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया स्वरूप मैंने उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया। लेकिन एक बार जब वह जिंदा पकड़ा गया तो मेरा सिद्धांत बच्चे पर हाथ उठाने की इजाजत नहीं देता है। इतना कहकर दादा पल भर के लिए रुका, फिर सांस भरते हुए बोला, रही बच्चों के अपहरण की बात, तो ये हम डाकू का पैसा है और अपने पैसे में शर्म कैसी? वैसे मैं इतना बता दूं कि हम लोग डाकू कोई अपनी खुशी से नहीं बने। तो फिर कैसे बने? राहुल ने पूछा। अब तक वह भी अपने आप को काफी संभाल चुका था। इसकी एक लंबी कहानी है, क्या करोगे जान के? दादा ने कहा और वापस जाकर अपनी चारपाई पर बैठ गया। एक लंबी सांस लेकर उसने अपने साथियों पर एक छोटी सी दृष्टि डाली। फिर बोला, हम लोग भी इंसान हैं, कोई कसाई नहीं, इसलिए जहां तक संभव हो सके सिर्फ डरा धमकाकर अपना काम निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब काम नहीं बनता तो हम उंगली टेढ़ी करना भी जानते हैं। एक बार जब उंगली टेढ़ी हो जाती है तो उसके बाद कसाई तो क्या हम राक्षस भी बन जाते हैं।